गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम एक साइंस की क्लास देखेंगे। आज साइंस की क्लास में हमारा जो है ये सारे एग्ज़ाम्स कवर रहेंगे उसमें, जो आपको यहाँ लिखे दिख रहे हैं। बट हमारा मेन टारगेट अभी जो एग्ज़ाम अपकमिंग है वो ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 है ना। तो उस एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए अभी हम ये क्लास कवर कर रहे हैं, लेकिन ये कोई भी एग्ज़ाम होगा तो उसमें ये वाला साइंस का पार्ट कवर इससे बाहर नहीं जाएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम कुछ क्लासेस कर चुके हैं साइंस की, तो मैं कुछ स्किप कर दे रही हूँ। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि उपास्थि और हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा होता है। तो आप सभी को पता है कि कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है ये हड्डी और उपास्थि के निर्माण और उनके लिए, हड्डियों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। द्राश काशिका क्रोशिका अरक्तता रोग किसकी अपसामान्यता के कारण होता है। तो ये आरबीसी यानी कि लाल रुधिर कर्णिका यानी कि आरबीसी के कारण ये जो है अरक्तता एनीमिया रोग होता है। ठीक है। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत कौन से हैं। तो खाद्य प्रोटीन प्रोटीन अगर चाहिए है तो सोयाबीन और मूंगफली से भरपूर प्रोटीन मिल जाता है। मूंगफली को जो है गरीबों के बादाम कहा जाता है, और सोयाबीन में 45% जो है उसका प्रोटीन होता है। सोयाबीन का पार्ट जो है 45% प्रोटीन होता है। ठीक है। तो प्रचुर मात्रा में अगर प्रोटीन चाहिए तो ये दो चीज़ें डाइट में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे कि दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है। तो दूध में अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो है इम्पोर्टेंट वो है कैल्शियम और पोटेशियम। क्या है? कैल्शियम और पोटेशियम भी मिलता है दूध से, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अलावा। सीमेंट और अस्थियां दोनों में विद्यमान तत्व कौन सा होता है? कैल्शियम। कैल्शियम के बिना सीमेंट में जो मेन पार्ट होता है वो कैल्शियम होता है, और बोन्स में भी मेन जो होता है ये कैल्शियम होता है। ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं जिनको यहाँ पर वन लाइनर फॉर्मेट में आपके लिए तैयार किया गया है, क्योंकि वन लाइनर फॉर्मेट में जल्दी चीज़ों को कवर किया जा सकता है, एमसीक्यू में टाइम ज़्यादा लगता है। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? लोह तत्व की कमी से, आयरन की कमी से होता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आयरन का सिंबल क्या है, तो वो होता है Fe। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्के से है? तो विटामिन के। विटामिन के जो है ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। ये चीज याद रखिएगा कि विटामिन के किस लिए है? रक्त का थक्का जमाने के लिए। विटामिन ई किस लिए होता है? तो ये सौंदर्य का विटामिन होता है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत है? तो 50% होता है मानव शरीर में ऑक्सीजन। कितना होता है? ऑक्सीजन। तो इससे आप ये चीज भी समझ सकते हैं कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व भी कौन सा हो जाएगा? आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? आयरन की होती है। किसकी होती है? आयरन की होती है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि आयरन पालक के पत्तों में काफी होता है, तो ये सोचकर हम बहुत ज्यादा पालक का सेवन करने लगते हैं, खाने लगते हैं उसको, लेकिन ये जो है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। क्योंकि जो वात पित्त कफ हम जो देखते हैं, तो इसमें जो वात का एलिमेंट होता है, जो हमारे आयुर्वेद से रिलेटेड भी क्वेश्चन अब आने लगे हैं एग्जाम में, इसलिए मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। तो वात वाला जो एलिमेंट है ये भी पालक में बहुत ज़्यादा होता है। तो जिन लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है उनको पालक लिमिटेड खाना चाहिए कंपैरेटिव टू अदर। सबसे अधिक, और रात में ना खाएं। अगला है कि सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। ऑर्थराइटिस वाले पेशेंट को भी पालक कंपैरेटिवली कम खाना चाहिए, क्योंकि वही प्रॉब्लम है कि उनको ये चीज़ें प्रॉब्लम करेंगी। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? तो हरी पत्तेदार सब्जियों में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। मूत्र में श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं डायूरेटिक। मूत्र के स्त्रवण मतलब यूरिन अच्छे से पास हो जाए, है ना, तो
जिन लोगों को यूरिनेशन नहीं हो रहा होता है तो उनको कौन सी मेडिसिन दी जाएगी यूरिनेशन प्रॉपर करने के लिए? तो दिया जाएगा डाययूरेटिक। ये डाययूरेटिक हार्मोन वैसे हमारी बॉडी में ही रिलीज होता है, ठीक है, बट जिन लोगों में ठीक से रिलीज नहीं होता है, ये जो डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ दो टाइप की होती है, डायबिटीज़ टाइप ए एंड टाइप बी, ठीक है। तो टाइप बी वालों में और ए वालों में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। तो डाययूरेटिक हार्मोन जो है आपकी बॉडी में जब नहीं निकलता है तो यूरिनेशन में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो उनको फिर ये मेडिसिन दिया जाता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है टाइफाइड से। क्या होता है? जो इंटेस्टाइन होता है ये टाइफाइड के पेशेंट का इन्फेक्ट होता है। पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? एंट अमीबा है। पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? एंट अमीबा। एंट अमीबा जो है ये प्रोटोजोआ पहले तो क्या होता है, जो दूसरे जीवों पे अपने पोषण के लिए जिम्मेदार क्या रहता है वो, मतलब कि दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करता है, अपना भोजन खुद नहीं बना सकता। प्रोटोजोआ वो होता है जैसे कि सर के बाल हैं, नहीं बाल नहीं है, बालों में जुए हैं, बालों में जो जुए होते हैं वो हमारा खून पीकर जिंदा रहते हैं, है ना, तो वो हमारे ऊपर जीवित हैं। मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा है कि क्या बोलेंगे, रेस्पॉन्सिबल बोलेंगे, जो दूसरों से अपना आहार लेते हैं, ठीक है, वो परपोषी, ठीक है, उसी तरीके के आपके प्रोटोजोआ रहते हैं, ठीक है। तो पेचिस रोग के लिए कौन जिम्मेदार होता है? एंट अमीबा प्रोटोजोआ होता है। इस चीज को याद रखिएगा, रोगों से भर भर के क्वेश्चन आते हैं और पेचिस रोग का क्वेश्चन ज्यादातर लोग गलत कर सकते हैं, तो इस चीज को आप अच्छे से याद रखो। मैं इसको स्टार मार्क कर रही हूँ। पेचिस रोग कैसे होता है? एंट अमीबा प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया भी किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। एक होता है बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ के कारण होता है आपका पेचिस और मलेरिया दोनों। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? दूर दृष्टि में क्या होता है कि दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, नाम का उल्टा होता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जो नेत्र गोलक होता है ये छोटा हो जाता है। इसके कारण जो रेटिना होता है, जैसे कि ये नेत्र गोलक है, अब इसका साइज मान लीजिए ये छोटा हो गया, तो रेटिना क्या होता है, ये खिसक कर आगे आ गया। तो इमेज जो बननी थी, जो दूर जो पास से जो इमेज आ रही है वो बननी थी जैसे यहाँ पे, बट ये रेटिना आगे खिसक गया तो वो ठीक से दिखाई नहीं देगी, इमेज ही नहीं बन पा रही है, जबकि दूर का अच्छे से दिखाई देता है। तो नेत्र गोलक क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा और दूर दृष्टि में दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तु अच्छे से दिखाई नहीं देगी। हैजा का क्या कारण होता है? हैजा का कारण होता है जीवाणु। जीवाणु मीन्स बैक्टीरिया। कॉलेरा, हैजा को इंग्लिश में बोलते हैं कॉलेरा, और इसको करने वाला जो बैक्टीरिया होता है वो होता है विब्रियो कॉलेरा, हैजा के लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। गंदे पानी के कारण हैजा रोग होता है। इसमें बहुत ज़्यादा लूज मोशन होते हैं, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है। आगे देखेंगे कि किसके जांचने के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है? एड्स के जांचने के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है। एंजाइम लिंक्ड, ई फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सिंड्रोम, ए फॉर एंजाइम लिंक्ड, एलिसा का मुझे फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा है, आगे आपको बताऊंगी। आगे देखते हैं, लेकिन स्टार्टिंग का याद रखिएगा कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो। आगे बढ़ते हैं। बेसेमल प्रक्रिया का उपयोग किस
में होता है, इस्पात में होता है, स्टील में होता है। जो बेसिमल प्रक्रिया होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे कवर हो गया है, नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलेगा। तो बेसिमल प्रक्रिया का उपयोग किस में होता है? स्टील मेकिंग जो प्रोसेस होती है फैक्ट्रीज में, तो वहाँ पर बेसिमल प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है। फिर देखते हैं स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का यूज़ करेंगे? जिंक का यूज़ करते हैं, जस्ते का यूज़ करते हैं स्टोरेज बैटरी में, बैटरी बनाने में। मिठाइयों में जिलेटिन मिलाने का कारण क्या होता है? सुगंध और स्वाद को बढ़ाने के लिए मिठाई में क्या मिलाया जाता है? जिलेटिन मिलाया जाता है। इसीलिए शुद्ध खाओ, घर का खाओ। बाहर का आप कितना भी अच्छा कुछ भी खा लोगे, कुछ ना कुछ मिलावट ज़रूर होगी, और जिस शॉप का जितना ज़्यादा टेस्टी खाना होगा उसका उतना ज़्यादा मिलावट होगी, है ना। अदरवाइज तो फिर घर का ही बेस्ट है ना। तो देख रहे हो मिठाइयों में भी मिलावट है। मतलब हम तो सोचते थे सिर्फ खोआ बासा खराब और इस तरीके का रहता था। जो दूध की डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें मिलावट होती है, दूध में मिलावट होती है, बट यहाँ पे मिठाई में जिलेटिन मिला रहे हैं डायरेक्टली, है ना। क्यों मिला रहे हैं? सिर्फ उसकी खुशबू और स्वाद बढ़ाने के लिए। गन पाउडर मिश्रण होता है, किसका होता है? सल्फर, चारकोल और शोरा का। ठीक है, गन पाउडर में क्या क्या मिलाया जाता है? गन पाउडर कैसे बनता है? सल्फर, चारकोल और शोरा, ठीक है, इनसे बनता है आपका गन पाउडर। आगे देखेंगे वायुयानों के टायरों को भरने के लिए किस गैस का यूज़ करते हैं? हीलियम गैस का यूज़ करते हैं। हीलियम गैस बड़ी काम की गैस है। हीलियम गैस को यूज़ करते हैं वायुयान के टायरों में भरने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हल्की होती है और इसलिए इसको भरा जाता है ताकि क्या ना हो, आग ना लगे, क्योंकि हाइड्रोजन भी काफ़ी हल्की होती है। तो हीलियम गैस क्या होती है? बहुत लाइट वेट होती है। ऑक्सीजन सिलेंडर में भी यही भरी जाती है, बैलून्स में भी यही गैस भरी जाती है, और ये जो एरोप्लेन के टायर्स हैं इनमें भी भरी जाती है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस भी इससे भी हल्की होती है, लेकिन वो क्यों नहीं भरी जाती है? क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है इसमें आग लग जाती है। तो अगर हमने ये एरोप्लेन के टायरों में अगर हाइड्रोजन गैस भर दी और इसने लैंडिंग की, फ्रिक्शन हुआ तो सीधा आग लग जाएगी, ठीक है। सेम प्रोसेस है बैलून्स के लिए भी नहीं हम यूज़ करेंगे और अदर भी, ठीक है। तो और जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर में भी आप ये यूज़ कर रहे हैं, तो गोताखोर भी कौन सी यूज़ करेंगे? गैस हीलियम गैस यूज़ करेंगे। ये भी क्वेश्चन आपका आ जाता है। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो ये फाइब्रिनोजन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, ठीक है। फाइब्रिनोजन जो है जब उसके कांटेक्ट में आता है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलकर के फाइब्रिनोजन रहता है बॉडी के अंदर। विटामिन के, ये सब बॉडी जब कहीं कट हो जाता है तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, तो कैल्शियम का यूज़ करते हुए ये फाइब्रिनोजन बन जाता है फाइब्रिन में, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिन इस तरीके से धागे नुमा संरचना बना लेते हैं, जिसमें क्या होता है हमारे ब्लड के प्लेट्स आकर के फंस जाते हैं, ठीक है। ब्लड में जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आप लोगों ने सुना है। तो जब इस तरीके की जाली नुमा संरचना ये बना लेते हैं फाइब्रिन, है ना, तो उसमें ब्लड के प्लेटलेट्स आके फंसना शुरू हो जाते हैं। अब जब फंस के ये जाली जो है बंद हो जाएगी तो ब्लड क्लॉटिंग रुक जाएगी। यही प्रोसेस होता है बॉडी में ब्लड के क्लॉटिंग होने का। आगे देखेंगे कि दर्पण बनाने में किसे उपयोग में लाया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ किया जाता है दर्पण बनाने में। जो मिरर आप देखते हैं उसके पीछे जो लेयर की जाती है जिससे वो सिल्वर रिफ्लेक्टिव बन जाता है, तो वो सिल्वर नाइट्रेट की कोटिंग की जाती है मिरर के बैक साइड में। कौन सी गैस सिगरेट लाइटर में निकलती है? तो ये है ब्यूटेन गैस। ब्यूटेन गैस सिगरेट लाइटर में यूज़ की जाती है। निर्जलीकरण निम्न में से किस
चीज़ की कमी उत्पन्न करता है सोडियम क्लोराइड, यानी कि नमक की कमी हो जाती है निर्जलीकरण में, यानी कि लूज मोशन में। इसीलिए जब लूज मोशन लगते हैं, किसी को डिहाइड्रेशन होता है, तो उस टाइम पे उसको नमक शक्कर का घोल दिया जाता है। वो ही एक आपका जो आप इलेक्ट्रॉल लेते हो वो एक तरीके का आपका नमक शक्कर का घोल ही होता है, क्योंकि जब डिहाइड्रेशन होता है, निर्जलीकरण होता है, तो बॉडी से बहुत सारा पानी निकल जाता है और पानी अपने साथ में हमेशा NaCl को लेके निकलता है। CNG से अभिप्राय है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इन शॉर्ट CNG का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आगे देखेंगे, वायुयान की गति मापने का उपकरण का नाम है टेकोमीटर। प्लेन टेक ऑफ करता है तो टेक ऑफ से आप याद रखिएगा टेकोमीटर। वायु प्लेन की जो स्पीड मेजर करेंगे वो किससे करेंगे? टैकोमीटर से करेंगे। आगे देखेंगे हम, उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण है मानसिक तनाव। हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है? उसका मेन रीजन क्या होता है? मानसिक तनाव, मतलब टेंशन। अनाच्छादन का प्रक्रिया उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहां रात में निम्न ताप होता है। ठीक है, जहाँ पे नाइट में टेम्परेचर कम हो जाता है वहां पर अनाच्छादन की प्रक्रिया जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे कि आपके रेगिस्तानी क्षेत्रों में पत्थर है, बालू है, ये चीज़ें टेम्परेचर बहुत जल्दी इनका बढ़ता भी है और बहुत जल्दी कम भी होता है। इलेक्ट्रॉनिक ओरिएंटेशन द्वारा सूचना जोड़कर प्रयोग कहाँ से आसान होता है? HTML से होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ओरिएंटेशन द्वारा सूचना जोड़कर प्रयोग कहाँ से आसान होता है? HTML। HTML क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो जो है हॉस्पिटल्स वगैरह में आपका सॉरी ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है ये आपकी वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन आपकी वेब पेजेस में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक ओरिएंटेशन द्वारा जो इन्फॉर्मेशन है उसको जोड़ करके यूज़ करते हैं, तो ये कहाँ से करते हैं? HTML से करते हैं। आपको ब्लू कलर की जो एक कुछ लिखा हुआ मिलता है जिस पर आप क्लिक करते हो उसे बोलते हैं हाइपरलिंक। ठीक है, जो एक वेबसाइट को दूसरे वेबसाइट से या दूसरे वेब पेज से कनेक्ट करने में, जोड़ने में भी मदद करता है। पॉलिएस्टर तंतु निर्मित होता है किसमें? पेट्रोलियम से। किससे होता है? पॉलिएस्टर तंतु निर्मित होता है किससे? पेट्रोलियम से निर्मित होता है पॉलिएस्टर तंतु। कौन सा एसिड का प्रयोग सामान्य रूप से बैटरियों में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है सामान्य तौर से। किसमें? बैटरियों में। कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड। 2000 dB डेसिबल ध्वनि से अधिक तरंगे कहलाती हैं अल्ट्रासोनिक, और ये अल्ट्रासोनिक तरंगे जो होती हैं इन्हें कौन सुन पाता है? चमगादड़ सुन पाते हैं। कैलोरी माप है ऊष्मा की मात्रा का। ठीक है, कैलोरी किसका माप है? ऊष्मा की, यानी कि हीट का माप होता है कैलोरी। पानी का विशिष्ट गुरुत्व होता है 1 ग्राम पर ml। ठीक है, पानी का विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है? 1 ग्राम पर ml। प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को किसने खोजा था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को। किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। वातानुकूलित प्लांट की क्षमता दी जाती है किसमें? टन में। जो हम AC यूज़ करते हैं 1 टन का, 1.5 टन का AC यूज़ करते हैं, 2 टन का AC यूज़ करते हैं, वही यहाँ पर बात की जा रही है कि जो कूलिंग प्लांट्स होते हैं या फिर जो AC नॉर्मल लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं वो किस में मेज़र करते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है? तो हम हमेशा टन में बात करते हैं कि 1 टन का AC है, 2 टन का AC है। ट्रांसफार्मर की क्षमता व्यक्त की जाती है किलोवाट में। किस में व्यक्त की जाती है ट्रांसफार्मर की क्षमता? किलोवाट में। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है आवृत्ति पर। ठीक है, ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है? फ्रीक्वेंसी पर, आवृत्ति पर, कि जो आपकी साउंड है, वॉइस है, ये कितना पेनिट्रेटिंग होगा,
ये चीज है ना, तो ये किस पे है, फ्रीक्वेंसी पर, आवृत्ति पर। आगे देखेंगे हम ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है, तो वो है आपकी 80 डेसिबल। ठीक है, 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि अगर व्यक्ति सुनेगा तो हो सकता है वो बहरा हो जाए, मानसिक रूप से भी उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस साउंड का लेवल है सामान्य मनुष्य के लिए। मानव में नॉर्मल जो एक साउंड का लेवल रहता है तो वो मैक्सिमम 45 डीबी तक रहता है, उसके बाद में सब शोर शराबे में आ जाता है। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप परास है 18 से 22.5 डिग्री, है ना। इसीलिए हम एसी को 18 से 22.5 डिग्री तक चलाते हैं। ठीक है, ये एक प्रॉपर टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी के लिए। ऑटोमोबाइल गियर सामान्यतः बने होते हैं किसके, एलॉय स्टील के। ऑटोमोबाइल गियर किसके बने होते हैं, एलॉय स्टील के। ऑटोमोबाइल के मतलब गाड़ियों के जो गियर बने होते हैं ये एलॉय स्टील के बने होते हैं। एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को परावर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा में। इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो इलेक्ट्रिक ऊर्जा को किसमें परावर्तित करती है, एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किसमें परावर्तित करती है, यांत्रिक में। आप इस तरीके से समझ लीजिए कि आज हमें अगर पानी भरना होता है तो हम मोटर चालू कर देते हैं, या हमें कोई मशीन चलानी होती है तो हम उसकी मोटर चालू कर देते हैं, है ना। और अगर वो मोटर जब तक नहीं थी तब तक हम कुएं से पानी या हैंडपंप से पानी मैनुअली खींचते थे, निकालते थे, है ना। और ऐसे ही कोई भी मशीन पहले चलानी होती थी, अगर मोटर नहीं यूज़ की जाती थी तो वहाँ पर भी मैनुअली ही चलाया जाता था, है ना। तो मैनुअली जो भी काम किया जाता है तो वो मैकेनिकल ऊर्जा लगाएंगे ना वहाँ पे, तो वही काम मोटर कर रही है कि मोटर ने यूज़ क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो उसने लिया क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी, लेकिन वो काम क्या कर रही है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रही है उसको। मैकेनिकली जो काम होता उसको मोटर ने कर दिया, है ना। तो उसने इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया, मैकेनिकल एनर्जी में। वही यहाँ पर बात है। ठीक है, हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य है क्या है, ऑक्सीजन का संवहन करना। आप ये मान लीजिए कि हीमोग्लोबिन वो बस होती है जिस पर बैठ करके आपका ऑक्सीजन पूरी बॉडी में घूमता फिरता है, ट्रैवल करता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का क्या काम है, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसफर करवाना। मोटर के स्टार्टर का मुख्य कार्य क्या होता है, मोटर को शीघ्रता से रेटेड गति पर लाना। ठीक है, जो मोटर का स्टार्टर होता है वो मोटर को बहुत जल्दी किसमें, रेटेड गति में ला देता है, कार्य योग उसको बना देता है। सबसे हल्का तथा सर्वाधिक वाष्पशील द्रव ईंधन है क्या है, वो है गैसोलीन। ठीक है, सबसे हल्का होता है और सबसे ज़्यादा वेपोराइजेशन होता है इसका। ठीक है, लिक्विड फ्यूल है ये गैसोलीन। ठीक है, आगे देखेंगे हम गन मैटर। गन मेटल कैसे बनाया जाता है, तो तांबा, टिन और जस्ता, इन तीनों से बनता है गन मेटल। ठीक है, किससे बनता है, तांबा, टिन और जस्ता से। तांबा तो आपको ज़्यादातर मेटल बनाते हैं तो उसमें मिल ही जाता है। ठीक है, टिन और जस्ता चेंज होता रहता है, तो इनको थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको तीनों ही सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले मेटल, जब भी हम कोई नया मेटल बनाते हैं तो वहाँ पर ये तीनों मेटल्स का ही कॉम्बिनेशन चलता है। कभी इनमें से कोई दो चलते हैं, कभी कोई दो चलते हैं। ठीक है, उसमें तांबा ज़्यादातर कॉमन रहता है। तो गन मेटल जब हम बना रहे हैं तो उसमें तांबा भी है और जिंक भी है और साथ में टिन भी है, तो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट मेटल्स इसमें शामिल हैं। आगे देखेंगे कि कंप्यूटर में रैम क्या है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है ये। मतलब एक होती है रैम और एक होती है रोम। तो रोम होती है रीड ओनली मेमोरी, मतलब आप इसको सिर्फ, इसमें लिखा हुआ डाटा सिर्फ
पढ़ सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो, ये परमानेंट होता है। एक बार इसकी कोडिंग हो जाती है कंप्यूटर में तो वो अपने आप रहता है। लेकिन रैंडम एक्सेस मेमोरी जो रहती है, ये इसका डाटा हम चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आगे देखेंगे, कंप्यूटर का वह भाग जो दिमाग की तरह कार्य करता है कहलाता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे देखेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है वेबर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि चुंबकीय मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। आगे है हमारा, एक लेड एसिड सेल को आवेशित करने के लिए सप्लाई की आवश्यकता होती है, किसकी, डीसी की। जो एक लेड एसिड सेल है, इसको चार्ज करने के लिए क्या लगाया जाता है, डीसी, डायरेक्ट करंट यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी आपकी जो रिचार्जेबल सेल होते हैं, ठीक है, वो लेड से बने होते हैं। ठीक है, उनको जब चार्ज किया जाता है वापस तो उसमें डायरेक्ट करंट दिया जाता है। डायरेक्ट करंट कैसे फ्लो करता है, वो कंटिन्यूअसली फ्लो करता है, जबकि अल्टरनेट करंट क्या करता है, वो फ्लो करता है फिर बीच बीच में न्यूट्रल होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर हम बैटरी को उससे चार्ज करेंगे तो बैटरी अगर कंटिन्यूअसली फ्लो नहीं हो रहा है करंट, तो बैटरी कैसे प्रॉपरली चार्ज होगी, बीच बीच में गैप्स आ जाएंगे। तो उसके लिए क्या किया जाता है, डायरेक्ट करंट का यूज़ किया जाता है हमेशा चार्जिंग के लिए। आपने देखा होगा आपका जो मोबाइल है उनको चार्ज करने के लिए कोई नॉर्मल प्लग नहीं आता है कि सीधा आपने लगाया और आपका काम हो गया बोर्ड में, उसमें अडप्टर लगा रहता है। अडप्टर का काम ही क्या होता है, आपके घर में जो करंट आता है वो होता है एसी करंट, और ये अडप्टर क्या करता है, इस एसी करंट को डीसी करंट में चेंज कर देता है और फिर आपके मोबाइल को चार्ज करता है। आगे देखेंगे हम कि स्टील में कार्बन का प्रतिशत है, स्टील में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है, 1.2 से 1.7% होता है कार्बन, किसमें, स्टील में। आगे है, एक्स किरणों का तरंग दैर्ध्य होता है 10⁻⁻10 से 10⁻⁸ मीटर तक। एक्स रेस का जो वेवलेंथ होता है ये 10⁻⁻10 से 10⁻⁸ मीटर तक होता है एक्स रेस का वेवलेंथ। डाटाबेस क्या है, डाटाबेस है रिकॉर्डों का कलेक्शन। डाटाबेस क्या होता है, रिकॉर्डों का कलेक्शन होता है। एक अस्थायी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट होता है जब चुंबकन बल हटता है। ठीक है, जो एक टेम्पररी मैग्नेट होती है उसका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है या नष्ट हो जाता है। ठीक है, कब, जब उस पे से मैग्नेटिक फोर्स हट जाएगा तो मैग्नेट जो है ये कह लो खराब हो जाएगी, उसका मैग्नेटिक पावर कम हो जाएगा क्योंकि उसमें से मैग्नेटिक फोर्स हटा दिया गया है। सी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पर काम करता है आपका सी जनरेटर। ठीक है, किस उस पर वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आपका सी जनरेटर काम करता है। आगे देखेंगे हम, शीतलक क्यों प्रयोग किया जाता है, ये कार्यरत उपकरणों एवं मशीन को ठंडा करने के लिए यूज़ किया जाता है शीतलक। कूलेंट क्यों यूज़ करते हैं, कि जो भी डिवाइसेस हैं वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, या जो भी मशीन वर्क कर रही है तो उसको ठंडा करने के लिए, उसके टेम्परेचर को कम करने के लिए कूलेंट यूज़ किया जाता है। कूलॉम बराबर होता है 1.610 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, कूलॉम किसके बराबर होता है, ये आप यूनिट अगर आपको याद हो जाए तो अच्छा है। ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा है तो बहुत ज़्यादा लोड मत लेना, एक दो बार देख लेना कि अगर एग्जाम में आ जाए कूलॉम की वैल्यू तो आप लगा सको। आगे देखेंगे कि कंप्यूटर पेरिफेरल है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर पेरिफेरल का मतलब होता है कि कंप्यूटर को चलाने के लिए और किन किन डिवाइसों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जितने भी होते हैं ये सब कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। कितनी देर की क्लास हो गई है ये हमारी,
28 मिनट की, है ना। तो इस क्लास को हम इतना ही करेंगे, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जिसमें साइंस आना है। और अभी जो आपका एक्साइज कांस्टेबल ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 और भी अगर कोई अपकमिंग एग्ज़ाम है तो उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सारे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है ये, उनको वन लाइनर फॉर्म में आपको जल्दी कवर करवाने के लिए किया गया है। थैंक यू सो मच।